जब जिंदगी का मेहरबान हाथ सर से हट जाए तो पैरों के नीचे की जमीन भी फट जाती है। ऐसी सूरतें हाल में जब आगे पीछे कोई ना हो, उस समय किसी का ठंडी हवा का झोंका बनना हमें सारी उम्र के लिए एक ऐसे धोखे में डाल देता है कि जिससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम हर्षाली है और मैंने जिस माहौल में आंख खोली, वह इंसानी व्यवहार की तलखी और जहर से भरा हुआ माहौल था। मेरा बाप मेरी माँ के साथ बहुत जुल्म किया करता था और मेरी दादी और मेरी बुआ भी इस मामले में पूरा पूरा साथ देती थीं। दादा का देहांत हो चुका था ना, जाने मेरे बाप को मेरी माँ पर किस चीज का गुस्सा था कि छोटी से छोटी बात पर भी वह मेरी माँ को बुरी तरह से अपने गुस्से का निशाना बनाता था। और यह सब देखकर मैं बचपन से ही दिमागी मैरिज बन चुकी थी। अब मुझे हर मर्द को देखकर डर लगता था और मुझे रोने पर भी बाप और दादी की तरफ से मारपीट का सामना करना पड़ता था। बच्ची होने के बावजूद भी मुझे रोने का हक नहीं था और मैं ऐसे ही घुट घुट कर अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मार खाते हुए देखती रहती थी। मैं 5 साल की थी और मुझे याद है कि मेरी माँ उस समय उम्मीद से थी। उसके बावजूद भी मेरा बाप मेरी माँ को मारने से बाज नहीं आता था। कुछ महीनों के बाद मेरी माँ ने मेरे भाई को जन्म दिया। भाई को देखकर मेरी दादी बहुत खुश हुई और मेरे बाप की तरफ से भी मेरी माँ पर जो जुल्मों सितम होते थे वह कुछ कम हो गए थे, लेकिन पूरी तरह कम नहीं हुए थे। वह कभी कभी माँ पर हाथ उठाने से बाज नहीं आते थे। खानदान का वारिस देने की खुशी में अब मेरी दादी और मेरी बुआ ने भी मेरी माँ पर जुल्म करने थोड़े कम कर दिए थे। जब मेरा भाई 6 साल का हुआ तो उस समय मैं लगभग 11 साल की हो चुकी थी। ना जाने वह कौन सा मनहूस दिन था जब मेरी माँ से बर्तन धोते हुए कांच का कोई बर्तन टूट गया था और उस बात पर मेरी दादी ने शोर मचा दिया। दादी का कहना था कि यह सेट उनकी माँ का दिया हुआ था, इसलिए उनकी माँ की निशानी टूटने से मेरी दादी बहुत नाराज हो रही थी और मेरी माँ को मारने लगी। आवाजें सुनकर मेरे पापा भी बाहर आ गए और मेरी माँ को अपने माँ के कहने पर बुरी तरह से पीटने लगे। मेरी माँ के पूरे शरीर पर मार के निशान पड़ गए थे और उनके सर से भी खून बहने लगा था। मार खाते खाते माँ ने जिंदगी में पहली बार मेरे पापा को अपनी सफाई देने की कोशिश की, तो उस पर मेरा बाप और भी ज्यादा आग बबूला हो गया। मेरी दादी के कहने पर उसी समय मेरे पापा ने मेरी माँ को घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। साथ ही साथ तलाक देने का फैसला भी सुना दिया। मेरी माँ पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। माँ ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरे बाप को जरा भी दया नहीं आई। जब मेरी माँ अपने कुछ कपड़े उठाकर दोनों बहन भाइयों को अपने साथ ले जाने लगे, तो मेरी दादी ने मेरे भाई को गोद में उठा लिया और कहने लगी, ये हमारे खानदान का वारिस है, तुम अपनी बेटी को लेकर जाओ, हम अपने बेटे को कहीं नहीं जाने देंगे। ये एक और जुल्म था जो एक माँ पर किया जा रहा था कि उससे उसकी औलाद भी छीनी जा रही थी। मेरी माँ की लाख विनती के बावजूद भी उन दरिंदों पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ। यह सब देखकर मेरा भाई, जो उस समय सिर्फ 6 साल का था, बुरी तरह से रो रहा था और कह रहा था कि मुझे माँ के साथ जाना है। लेकिन मेरे बाप ने उसे भी थप्पड़ मारकर चुप करवा दिया और मेरी दादी मेरे भाई को जबरदस्ती गोद मिली अंदर चली गई। उसके बाद मेरे बाप ने मेरी माँ और मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। मेरी माँ बहुत देर तक दरवाजे के बाहर बैठी मुझे अपने सीने से लगाए रोती रही। मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो चुके थे, उनकी तसल्लियां और दिलासे जारी थे, लेकिन मेरी माँ का तो सब कुछ लूट चुका था। मोहल्ले वाले मेरे बाप को गालियां दे रहे थे, लेकिन उन झीलों पर इन चीजों का क्या असर हो सकता था। बहुत देर तक वहां बैठे रहने के बाद मेरी माँ अपना सामान और मुझ लिए अपनी माँ के घर की तरफ चल पड़े। मैं जिंदगी में पहली बार अपनी नानी से मिलने जा रही थी, क्योंकि मेरी माँ को अपने घर वालों से मिलने की भी इजाजत नहीं थी, हालांकि वह इसी शहर में रहते थे। जब मेरी माँ घर पहुंची
तो जैसे घर में झलझला सा आ गया था। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बेटा पैदा होने के बाद भी मेरा बाप मेरी माँ को तलाक दे सकता है और फिर बेटे को भी छीन सकता है। मेरी दो ही मामा थे और दोनों उस समय शादीशुदा थे। नाना इस दुनिया में नहीं थे और नानी ही जिंदा थीं। वह बेटों के रहमो करम पर थी। उन्होंने अपने बेटों की मिन्नत करके अपनी बेटी को घर में रहने की इजाजत तो दिलवा दी। मामा भी शायद इसलिए मान गए थे। शायद उन्हें लगता था कि पापा को अपनी गलती का एहसास होगा और वह मुझे और मेरी माँ को यहां से ले जाएंगे। लेकिन पापा तो जैसे ठन कर बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ ही दिन में तलाकनामा मेरी माँ के पास भिजवा दिया था। उसके बाद तो जैसे घर में एक तूफान सा आ गया था। सब मेरी माँ के पीछे पड़ गए थे। मेरी दोनों मामियाँ और मामा मेरी माँ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहां तक कि मेरे दोनों मामा मेरी माँ पर ही इल्जाम लगा रहे थे कि तुमने ही अपना घर नहीं बसाया। जरूर तुम्हारा ही कुछ कसूर रहा होगा जो उस इंसान ने तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया। घर वालों का यह व्यवहार भी मेरी माँ को अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब पति ने तलाक दे दी हो तो उसके बाद भाइयों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? और जब भाई ऐसे हो तो फिर उनकी पत्नियों कैसे जुर्म का कोई भी मौका हाथ से जाने दे सकती थी? और कुछ वहां नहीं पर कर रहने सकती के थी। बदले मेरी माँ मैं को उस घर समय का स्कूल सारा भी काम जाया करना करती थी, पड़ता था। लेकिन नानी के मैं घर उसी आने के समय बाद 11 साल की मामा थी, ने मेरी पढ़ाई का इसलिए हर खर्च काम में उठाने से मुझे भी मना कर दिया। घसीट लिया जाता था और मेरी सारा माँ ने दिन लोगों के घरों मुझे में भी काम करना जानवरों की चाहा, तरह काम करना लेकिन पड़ता यह भी था। मेरे मामा की गैरत को गंवारा न मेरी हुआ नानी मजबूर कि थी। लोग क्या कहेंगे कि हम अपनी बहन को नहीं पाल सकते, और लोगों से बातें सुना भी नहीं चाहते थे। मेरी माँ ने मुझे पहले तो कुछ समय तक घर पर बिठा रखा, लेकिन फिर मेरी नानी ने मामियों की विनती करके मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया और खर्च के नाम पर मिलने वाले कुछ रुपयों को जोड़ जोड़कर मेरे स्कूल की फीस भरने लगी थी। मेरी नानी ने जाकर स्कूल के हेडमास्टर से बात की थी कि मुझे यूनिफॉर्म और किताबों की कमी के चलते तंग न किया जाए। मैं उस समय 5वीं क्लास में थी। किसी न किसी तरह पढ़ते हुए मुझे 3 साल और बीत गए और मैं 8वीं क्लास में आ गई। अब मैं 14 साल की हो चुकी थी कि एक दिन मेरी नानी भी हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई। इस घर में नानी ही हमारे लिए घनी छांव थी। वह भी हमें छोड़कर चली गई थी। नानी के जाते ही मेरी माँ का उसे घर में होना एकदम बेहाल हो चुका था। सारा दिन गधों की तरह मेरी माँ घर के सारे काम करती रहती है और मेरी दोनों मामियाँ मेरी माँ पर हाथ उठाने से भी नहीं चुकी। अब तो मेरे मामा भी अपनी बहन पर हाथ उठाने लगे थे और मुझे भी जरा जरा सी बात पर मारपीट का निशान बनना पड़ता था। मेरी मामियाँ अब घर में हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थीं और यूं एक दिन मेरे मामा ने जबरदस्ती मेरी माँ की शादी एक आदमी से करवा दी जिसे पहले से ही मुझसे भी बड़ा बेटा था। मेरी माँ सारी सूरतें हाल में कुछ नहीं कर सकती थी। यूं वो मुझे लिए अपने नए पति के पास आ गई, लेकिन मामा के द्वारा किया गया यह फैसला मेरी माँ के हित में अच्छा हुआ था, क्योंकि मेरा सौतेला बाप बहुत अच्छा था और उसने हमसे किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं रखा था। उसने मुझे अपनी सगी बेटियों वाला प्यार दिया था कि कहाँ मेरा अपना सगा बाप मेरी कदर नहीं करता था और मेरी माँ को भी मारता पीटता था, और मेरा सौतेला बाप वो तो मेरी माँ को भी रानियों की तरह रखता था और मुझे भी शहजादी समझता था। इस दुनिया में इंसानों के कितने रंग होते हैं, यह सब मैं धीरे धीरे जान रही थी। अब तक मैं औरत की ना कदर ही देखी थी, अब पहली बार किसी घर में औरत की कदर होते देख रही थी। मेरे सौतेले बाप की मेहरबानी से मैं दिल लगाकर पढ़ रही थी और अब ग्रेजुएशन कर रही थी जब मेरी जिंदगी में एक और हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया था। मेरे उस सौतेले भाई ने कभी भी हम दोनों माँ बेटियों को दिल से स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वह अपने बाप की वजह से चुप रहता था। हाँ, हमें देखकर अपनी नाक भांव चढ़ना और हमसे बात ना करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके बाप ने उसे कई बार इस बात पर डांटा भी था, लेकिन वह जवान खून था तो उस पर इस बात का कोई असर नहीं होता था। मैं इस समय बिस्की थी
और मेरा ग्रेजुएशन का दूसरा साल चल रहा था, जब एक दिन मेरी माँ और बाप एक हादसे का शिकार हो गए। वह मोटरसाइकिल से बाजार जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल बेकाबू होकर रोड की साइड पर खड़ी एक ट्राली से जा टकराई। मेरी माँ तो मौके पर ही दम तोड़ उसने गई इशारे थी, से हम दोनों लेकिन को मेरे अपने पास पापा की बुलाया सांस था अभी चल रही और थी उन्होंने अपने बेटे से कहा, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया विनोद, था। मरते मैं वक्त और मेरा तुम सौतेला भी भाई मेरे तुमसे एक रिश्ते वादा का मान चाहता है रखना कि हर्षाली और का ध्यान हर्षाली रखना। का ध्यान रखना। ये मेरा तुम्हारी सगी सौतेला बहन बाप नहीं है, ये कहते जो मेरे कहते लिए मेरे सिर्फ पापा सगी ने बहन मेरे ही सौतेले समझना। भाई का हाथ थाम मैंने दिया है। हर्षाली को अपनी पड़ा था। सगी बेटी समझा मेरा है भाई भी उस समय और रो उसे रहा सगी था बेटियों वाली और मोहब्बत उसने दी है। रोते हुए अपने बाप से वादा किया था कि मैं हर्षाली को अपनी बहन की तरह समझूंगा। मेरे भाई से वादा लेते ही मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे। ये बहुत बड़ी कयामत थी जो मेरे सर पर टूट पड़ी थी। अब मेरे सर पर मेरे सौतेले भाई के अलावा कोई भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी अब आगे मेरे साथ क्या क्या करने वाली है। मम्मी पापा की मौत के बाद मेरा भाई, जो उस समय लगभग 24 साल का था, वह अपने बाप से किया हुआ वादा भूल गया। उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं खामोशी से सब कुछ सहती रहती, क्योंकि मेरे पास उसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। हम दोनों माँ बेटी को अपने घर पर आने वाले इस हादसे का जिम्मेदार समझता था और मुझे मनहूस कहा करता था। मेरी तो उसकी जिंदगी में पहले भी कोई कदर नहीं थी, लेकिन मेरे सौतेले बाप ने मुझे शहजादी बनाकर रखा था। अब मेरे भाई ने एकदम से मुझे आसमान से उतरकर जमीन पर पटक दिया था। मैं तो उसे अपना भाई ही समझती थी। भले ही वह सौतेला था, लेकिन उसने मुझे कभी भी अपनी बहन नहीं माना था। पापा के मरने के बाद पापा के किराने की दुकान मेरे भाई के कब्जे में आ गई थी, जिसने सारी जिंदगी कोई काम ही नहीं किया था। अब उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था, तो वह धीरे धीरे गलत आदतों का शिकार होता चला गया। और एक ही साल में जुएं जैसी लत में लगकर उसने वह पूरी दुकान बर्बाद कर दी, यहां तक कि वह घर भी बेचना पड़ा। अब हम उसी घर में, जो मेरे सौतेले बाप की मिल्कियत था, अब किराएदार बनकर रह रहे थे। लेकिन मेरे भाई ने इस सब से कोई सबक नहीं सीखा था और उसके जुए का सिलसिला लगातार जारी था। घर के हालात ऐसे हो चुके थे कि अब कई कई दिन तक खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था। मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी और मुझे अपने रिजल्ट का इंतजार था। घर के हालात से मजबूर होकर मैं भाई से जॉब करने की अनुमति ली और मैं एक स्कूल में टीचर की पोस्ट पर भर्ती हो गई। वहां पर मेरी तनक अच्छी थी, लेकिन मुझे डर था कि मेरी तनख्वाह को भी मेरा भाई जुए की लत में उड़ ना दे। अभी तक यह मेरा डर ही था और यह डर बेवजह भी नहीं था। जो मैं सोच रही थी वैसा ही हुआ। जब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली तो वह सारे पैसे मेरे भाई ने छीन लिए, बल्कि वह उन पैसों को देखकर भी गुस्से में आ गया और कहने लगा, पूरे महीने की मेहनत के बदले इतने थोड़े पैसे क्यों लाई हो? मैं उसे भला क्या कहती, जो बिल्कुल ही बहस और बेगैरत हो चुका था। उसे कभी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए मैं खामोश रही जब पूरे महीने की मेहनत मेरे भाई ने छीन ली। तो मैं साथ ही साथ ट्यूशन पढ़ने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। अब ट्यूशन वाले बच्चों को मैंने कह दिया था कि वह मुझे घर में फीस न दे। मैं उन ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप से बात की और उन्हें अपनी फीस के बदले घर का थोड़ा बहुत राशन देने का कह दिया, ताकि मेरे घर का खर्चा चलता रहे और तनख्वाह का भी। मैंने ये हिसाब रखा कि अगले महीने से मैं आंधी तनख्वाह एक कमेटी में देना शुरू कर दी और आंधी तनख्वाह ही घर लाने लगे। मैं भाई को नहीं बताया कि मैं ऐसा करना शुरू कर दिया है। उसे इतना ही कहा कि कॉलेज वालों ने मेरी तनख्वाह कम कर दी है। इस पर मेरे भाई को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मुफ्त के हाथ आते पैसे उसे बुरे नहीं लग रहे थे। मैंने बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लिया और 2-3 कमेटियों के पैसे जो मुझे मिले थे, अब वह वहां पर जमा हो रहे थे। मैं जानती थी कि मेरे भाई से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने अपने लिए जो कुछ भी करना है, अपने ही बलबूते पर करना है। अब मुझे जॉब करते हुए 3 साल हो चुके थे और ट्यूशन की मदद से आने वाले पैसों की राशन की वजह से घर का खाना पीना चल रहा था। बचे खुचे पैसों से
मैं घर का किराया भी दे दिया करती थी। मेरा भाई बिल्कुल ही बेशर्म से अपनी ही बहन की कमाई पर पल रहा था और मेरी कमाई को भी जुए में उड़ा रहा था। यह सिलसिला जारी रहा, यहां तक कि मेरे भाई के सर पर बहुत सारा कर्जा चढ़ता चला गया। मैं उसे अपना भाई ही मानती थी और उसका ख्याल भी रखती थी, लेकिन मेरा भाई मुझे बिना गाली दिए बात भी नहीं करता था। मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि अब इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था जो मेरे सर पर हाथ रखता। कर्ज की वजह से भाई अब ज्यादातर घर में ही रहने लगा था और उसे जुआ खेलने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि मेरी जैसे ही सैलरी मिलती थी भाई फौरन से छीनकर जुए में उड़ा देता था। बाकी का पूरा महीना वह घर पर पड़ा रहता था और एक दिन तो हद ही हो गई। जब कर्जदार अपना कर्ज वसूल करने के लिए घर के दरवाजे पर आ पहुंचे, जब भाई ने उनसे कुछ समय मांगा तो वह भाई को मारते पीटते अंदर घुस आए और उनकी नजर मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मुझे भी बालों से पकड़ लिया और भाई से कहने लगे, अगर कर्ज नहीं दे सकता तो फिर अपनी बहन हमारे हवाले कर दे। मैं उसकी सौतेली बहन थी, लेकिन यह बात सुनकर भाई को गुस्सा आया और वह उनसे लड़ने लगा। उन्होंने भाई को धमकी दी कि अगर तुमने 1 महीने में पैसे वापस न किया तो हम तुम्हारी बहन को उठाकर ले जाएंगे और तुम्हें भी मार देंगे। यह कहकर वह लोग चले गए। पहली बार मैंने भाई के ऊपर गुजरने वाली मुसीबत का अंदाजा किया और मेरे अंदर की बहन की मोहब्बत जाग गई। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी। मैं भाई से पूछा कि कर्ज की रकम कितनी है, कहीं से पैसे लेकर तुम्हें दे दूं। तो उसने मेरा मजाक उड़ाया। मैं जानबूझकर फिर एकदम भाई से को जमीन अपने पर बैठ अकाउंट गया। और कमेटियों से जमा होने वाले मुझसे पैसे का नफरत तो नहीं करता बताना था। चाहती थी, क्योंकि फिर वह सारे पैसे ही ले लेता। लेकिन भाई को यह बात कहना भी मेरी ये बहुत बड़ी गलती साबित हुई थी। भाई ने मुझे बताया कि कर्ज की रकम 5,000 है। इस समय तक मेरे अकाउंट में लगभग 12,000 मौजूद थे, जो मैंने अपने फ्यूचर के लिए जमा कर रखे थे और प्राइवेट मास्टर्स की इम्तिहान की तैयारी भी कर रही थी। मैंने भाई से कहा कि भाई, अगर तुम वादा करो कि आगे से जुआ नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हारा यह कर्ज चुकाने की कोशिश कर सकती हूं। तोड़ना। पैसे मिलने की बात सुनकर वह मुझसे नरमी से बात कर रहा था। मैंने उसे दोबारा से वादा करने को कहा तो उसने मेरे सर पर हाथ रखकर वादा कर लिया कि अगर मैं उसका कर्ज चुका दूं कि आखिर 16वें दिन मैंने जुआ भाई नहीं को खेलेगा। 5,000 ला कर दिए और कहा कि कर्ज की रकम है जो हर महीने किस्तों में वापस करनी है। भाई तो पैसे देकर पागल ही हो गया था। मैंने जानबूझकर उसने मेरी बात ही नहीं सुनी दिन बाद और फौरन उसे सारे पैसे पैसे लाने का उठाकर कहा। घर से बाहर क्योंकि निकल अगर गया। मैं फौरन पैसों का पहली इंतजाम बार करती उस रात को नशे की बहुत हालत देर में बाद घर घर वापस वापस आया सकता था। और वह मुझे मैं नशे में गुस्सा लग रहा करते हुए था कि भाई, तुमने वादा किया था कि तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे। तो वह हंसने लगा कि बस यह आखिरी दिन था, आज के बाद मैं यह सब काम छोड़ दूंगा। मैंने सोचा कि भाई से पूछूं कि क्योंकि कर्ज उसे की समय रकम वह सच में नशे में कितनी था। थी। हो सकता है कि भाई ने भी मुझसे झूठ कर्ज बोला तो हो। 4,000 मैं का यूं ही था। भाई से पूछ लिया, वो कर्ज मैंने तो कितना चुका था? दिया है। तो वह कहने पर मैंने लगा, 1,000 का दाम खेला है, जिसमें से ज्यादातर पैसे तो हार गया हूं। अब मेरे पास सिर्फ 10,000 बचे हैं। यह सुनकर तो मेरे गुस्से की हद न रही। मैं गुस्से से भाई पर चिल्लाने लगी कि तुमने मेरी इतनी मेहनत से जमा किए हुए पैसे खर्च कर दिए। अब मैं कर्ज देने वालों को क्या जवाब दूंगी और हम कर्जा कैसे वापस करेंगे? मेरे गुस्सा करने और सीखने चिल्लाने पर भाई, जो पहले से ही नशे में था, उठकर खड़ा हुआ और मुझे बालों से पकड़कर मरने लगा और कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जबान चलाओ। तुम जॉब कर रही हो और कर्ज भी तुमने ही लिया है, तो तुम ही यह कर्ज चुकाओगे। मैं मार खाते हुए भाई से कहा कि वह पैसे भी तुम छीन लेते हो। यह सुनकर भाई ने मेरे मुंह पर एक और मुझसे थप्पड़ जबान मार दिया चलाने की और जरूरत कहने नहीं लगा। है। उसे दिन भाई ने नशे की हालत में मुझे बहुत मारा, यहां तक कि मारते मारते बहुत थक गया और फिर चारपाई पर पड़कर सो गया। मुझे लगा कि मैं किसी जानवर के जंगल में आ फंसी हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मेरे जमा की हुई इतनी बड़ी रकम भाई उड़ा चुका था। लेकिन यह भी गनीमत थी कि मेरी इज्जत अभी तक सुरक्षित थी, वरना उन गुंडों का कोई भरोसा नहीं कि वह अपने पैसे हासिल करने के लिए मेरी इज्जत पर भी हाथ डाल देते।
यह सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। सुबह होते ही जब मैं भाई कुछ नशे करने के की चंगुल से पोजीशन में निकला नहीं थी। तो उसने मुझे देखा तो उसे रात की सारी बात याद आ गई। मेरे पूरे चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे और मेरा पूरा शरीर बुरी तरह दुख रहा था। यहां तक कि मेरी कलाइयों पर भी निशान है। भाई की आंखों में थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी छलकी तो मैंने मौका देखते हुए रोते हुए भाई से कहा कि भाई, भगवान के लिए तुम गलत काम छोड़ दो, अब भी समय है, सुधर जाओ। भाई खामोश रहा और चुपचाप उठकर बाहर निकल गया। उस दिन वह जल्दी ही घर वापस आया और आकर थका हारा बिस्तर पर लेट गया। मैंने उसे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो वह कहने कुछ लगा। नहीं। मैंने पूछा तुम बताओ तो सही, तो वह कहने लगा मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। सब मुझे जुआरी समझते हैं और मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं उनके पैसे लेकर भाग जाऊंगा। मैं अब क्या कर सकती थी? लोगों का डर सही था। लोग उसे इसीलिए जुआरी काम को नहीं जुए देते की थे लत कि लग वह जाए उनका पैसा तो ले वह उड़ेगा। कुछ नहीं देख सकता। मैं वहां से हट गई और उसके लिए खाना बनाने लगी। अगले महीने से मैंने अपनी पूरी तनख्वाह कमेटी में देना शुरू कर दी ताकि मैं अपना कि आगे की नुकसान पढ़ाई पूरा कर करने के सकूं बाद किसी और कुछ अच्छी जगह इतने पर पैसे जॉब जोड़ कर सकूं। सकूं। भाई ने दोबारा जुए का सिलसिला शुरू कर दिया था। भाई की उम्र 28 साल हो चुकी थी और मैं 25 साल की हो गई थी। मेरा मास्टर्स पूरा हो गया था और मेरे अकाउंट में अच्छी खासी रकम भी मौजूद थी। एक बार फिर जुए के सिलसिले की वजह से भाई पर कर्ज हो गया था और वह गुंडे फिर घर आ गया था। उन्होंने फिर से मुझे मारते हुए भाई को धमकाया कि अगर तुमने पैसे 1 महीने में न दिए तो फिर हम तुम्हारी बहन को तुम्हारे सामने ही बेइज्जत करेंगे। ये कहकर वह लोग चले गए। मैंने भाई की तरफ शिकायत नजरों से देखा तो इस बार उसका सर भी झुका हुआ था और वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने कहा, भाई, अभी तो पिछला कर्ज भी नहीं उतरा। अब तो मैं तुम्हें कहीं से कर्ज भी नहीं लाकर दे सकती। लेकिन भाई ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अब वह मुझे मेरी उसकी तरफ नजरों से अजीब सी डर लग नजरों रहा से था। देख रहा था। कुछ देर बाद उठकर बाहर चला गया। इस बार उसने मुझे कर्ज की कोई बात नहीं की। एक दिन में ट्यूशन पढ़ने के बाद और भाई का खाना तैयार करके रखने के बाद मैं बाहर सो रही थी। उस समय आंधी से ज्यादा रात गुजर मैं चुकी उसका थी खाना और तैयार भाई करके घर रख नहीं देती आया थी। था। वह आता था और खा लेता था और कभी कभी मुझे खाना ऐसे ही पड़ा हुआ मिलता था। तभी मुझे घर में कुछ बातें करने की आवाज सुनाई दी और हैरान हुई कि घर के अंदर से आवाज आ रही है। और तभी मैंने महसूस किया कि जिनमें मेरे से कमरे एक के मेरा दरवाजे भाई है। पर 2 लोग खड़े हैं। मैं एकदम से डर गई और सोने की एक्टिंग करते हुए उनकी बातें सुनने लगी। तभी हल्की सी आवाज के साथ मेरे कमरे का दरवाजा खुल गया था। आने वाले ने मेरे कमरे की लाइट ऑन कर दी थी। भाई, उसे आदमी तुम को कह परसों रहा था, आकर इस लड़की को ले देख लो, जाना, यही है। क्योंकि एक रात तो मैं इसके साथ गुजरूंगा। अरे, ये मेरी सगी बहन नहीं है। मैं तो बेकार में ही इसे बहन समझ बैठा था। इसके साथ तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। इतनी खूबसूरत नाजुक कली मेरे घर में मौजूद है पहले और इस मैंने कली अब पर तक मेरा हक मैंने है, इसका रस नहीं पिया उसके है। बाद यह कली दूसरे भंवरों के पास जाएगी। यह कहकर उसने दूसरे आदमी की तरफ देखा जो भूखी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसके बाद भाई घर से बाहर चला गया। पीछे पीछे वह आदमी भी चला गया। वह दोनों घर के दरवाजे के बाहर उस खड़े आदमी ने बातें कर भाई रहे से थे। वादा किया था कि मैं तुम्हें 15,000 दूंगा, बस तुम किसी दिन इसे बेहोश कर देना और उसे यहां से ले जाना और मेरा काम हो जाएगा। ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई थी कि कल तक मेरी इज्जत के लिए उन गुंडों से लड़ने वाला भाई कैसे वह आज अपने आप मेरी से ही किया इज्जत हुआ का वादा प्यास भूल बन गया सकता था। था। गलती शायद मेरी भी थी। मैं कैसे उसे अपना भाई समझ बैठी थी। सच ही तो कह रहा था उसका और मेरा रिश्ता ही किया था। न बन एक था, न मां एक थी। हम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं था जो एक गैर मर्द और वही गैर रिश्ता लड़की था। के बीच होता है। वह खुद पहले मेरी इज्जत को ताड़-ताड़ करके अब मुझे ही बेच के पैसे कमाना चाह रहा था। मेरे पूरे शरीर में नफरत की चिंगारियां भड़क उठी थीं, लेकिन मैं जानती थी कि मैं कमजोर हूं, कुछ नहीं कर सकती। मेरे भाई ने उस आदमी से मैं कहा, समझ गई कि अब मेरी इज्जत ठीक की है, धज्जियां उड़ने तुम में कल आ देर जाओ। नहीं है। वह आदमी चला गया था
मैं वापस आकर लेट गई। लेटने से पहले मैंने दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर ली थीं। वह पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलते गुजारी थी। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो जीत ने पैसे अब तक कमेटियां निकलने से पहले ही वापस ले लिए और जुर्माने के तौर पर उसमें से कुछ रकम भी भर दी। वह सारे पैसे मैंने अपने अकाउंट में जमा करवा दिए। अब मैं इस घर से भागना चाहती थी जहां पर मेरी इज्जत और जिंदगी की बोली लग रही थी। एक मेडिकल स्टोर पर रुकी और वहां से अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए कुछ सामान भी लिया। घर वापस आई तो भाई घर में ही बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। आज उसके बोलने का अंदाज बहुत ही नरम था। वह मुझसे नॉर्मली बात कर रहा था। कहने लगा, मैं जानती खाना थी बनाओ, ये सब मैं तुम्हारे दिखावा लिए दूध ढकोसला जलेबी है लेकर भाई। आता हूँ। ये जिंदगी में पहली बार था कि भाई ने मुझे बाहर से कुछ लाकर देने को कहा था। मैं सब समझ रही थी, लेकिन भाई को शक में डालना भी सही नहीं था। मैंने कहा, ठीक है भाई, तुम ले आओ, फिर बैठकर हम खाना खाएंगे। मैंने उस दिन मटर पनीर बनाया था। भाई को बहुत पसंद था। थोड़ी देर बाद भाई दूध जलेबी ले आया था। मैंने कहा, भाई खाना तैयार है, खा लो। वह खाना खाने के लिए बैठ गया। मैं उसकी कटोरी में सब्जी डाल दी। जैसे जैसे वह खाना खाता जा रहा था, उसका सर अपना चक्कर सर आने हाथों लगा में था। पकड़ता जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो जमीन पर बैठ गया। कहने लगा, ये मुझे क्या हो रहा है? मैंने भाई की सब्जी की कटोरी में एक नशे की गोली मिला दी थी, जिसका नशा बहुत तेज था। मैं नहीं चाहती थी कि जब मैं उसी घर से की तरफ भागूं, ऐसे देख रही तो थी भाई मेरा पीछा न और वह करे। भी अब पूरी तरह बेहोश नहीं मैं- हुआ था। मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा, ये सब तुम्हारी हरकत है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जहां भी भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ऐसा। और अपनी कहते आंखों कहते को भाई ने मसलते जेब हुए से नंबर फोन डायल निकाला। करने लगा। मैं उसके हाथ से फोन छीनती इससे पहले ही वह फोन कर चुका था कि आकर इस लड़की को ले जाओ, नहीं तो ये भाग जाएगी। यह सुनकर मैं डर रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि कुछ देर बाद ही वह इंसान भी मुझे पकड़ने के लिए आ जिससे मेरे जाएगा। भाई ने सौदा किया है। मैं खामोश खड़ी रही और भाई यूं ही मुझे धमकाते हुए बेहोश हो गया। उसके बेहोश होने के बाद मैं जल्दी से अपना सामान समेटा और अपने आप को एक चादर में लपेटकर घर से बाहर आ गई। मेरे दिमाग में बिल्कुल बस भी मैं नहीं था भगवान के कि सहारे मैं ही यहाँ घर से से कहाँ बाहर निकल खड़ी हुई थी। घर से बाहर निकलकर मैं तेजी से बस अड्डे की तरफ जाने लगी। मेरा इरादा था कि मैं अब इस शहर से निकालकर किसी बड़े शहर में चली जाऊंगी, ताकि मुझे भाई आसानी से ढूंढ न सके। बाहर बड़े शहरों में अब तो मेरे गर्ल्स पास हॉस्टल अच्छी में शिक्षा मुझे भी थी। रहने की जगह मिल जाएगी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मेरे बैंक अकाउंट में भी अच्छी खासी रकम मौजूद थी, जिससे मैं अकेली ही काफी समय तक अपना गुजारा कर सकती थी। मैं तेजी से बस अड्डे की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे अपने पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाज में सुनाई दी और साथ ही आवाज आई, लड़की रुक जाओ और हमारे साथ चलो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। यह सुनते ही मैं वहां से दौड़ लगा दी और एक पतली सी गली में घुस गई। मेरे पास एक पर्स था जिसमें मेरे बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट और मेरी पढ़ाई की कुछ फाइल्स बगैर थीं। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के हाथ गलियों में दौड़ते हुए न जाने कब एक बड़े से रोड पर निकल आई थी। मेरे पीछे भागते हुए लोगों की आवाज मुझे अभी सुनाई दे रही थी, क्योंकि सर्दियों के दिनों की वजह से सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे उस बड़े रोड की दूसरी तरफ एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया बना हुआ था। मैं तेजी से एक लंबा चक्कर काट के उस ढाबे के पीछे चली गई। तभी मैं उन लोगों को ढाबे में दाखिल होते देखा। वो सब 5-6 लोग थे और उनके हाथों में पिस्ट भी थी। वह शिकारी कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे। ये सबको देख रही थी की पिछली दीवार और मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मैं पीछे मंदिर की तरफ चली गई और मंदिर में छुपकर बैठ गई। लेकिन मुझे डर था कि कहीं वह लोग ढाबे पर ढूंढने के बाद मंदिर में ना आ जाए, और फिर वैसा ही हुआ था। वह लोग मंदिर में भी आ गए थे और मुझे इधर उधर ढूंढने लगे। लेकिन मंदिर के पुजारी ने उन लोगों को वहां से भगा दिया और फिर वह लोग वहां से नाकाम होकर वापस चले गए। फिर मैं वहां से निकलने का इरादा कर रही थी कि तभी मंदिर के सामने एक ट्रक आकर रुका और मैं डर के मारे फिर छुप गई। उसे ट्रक में से बस एक आदमी नीचे उतरा। सफेद रंग
और हुलिया ऊंचा, से वह कोई लंबा ड्राइवर ही लग रहा और था काफी खूबसूरत इंसान था। वह ट्रक ड्राइवर देखने से ही काफी शरीफ आदमी लग रहा था। अपने ट्रक को साइड में लगाकर ढाबे पर खाना खाने चला गया। तभी मेरी नजर उस आदमी के ट्रक पर पड़े। उस पर इस जिस शहर का नाम को लिखा जाने हुआ का था। मेरा इरादा था। मैं जल्दी से उसे ट्रक पर चढ़ गई। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे ढूंढने में नाकाम होकर वह लोग जरूर बस अड्डे की तरफ जाएंगे, इसलिए मुझे वहां भी खतरा होगा। ट्रक को कोई चेक नहीं करेगा और इस ट्रक में मैं बड़े आराम से उस कि यह शहर तक ड्राइवर जा तो सकती मुझे थी, किसी भी सूरत लेकिन ट्रक में समस्या यह सवार थी न करता। मैं मायूस हो रही थी कि तभी ड्राइवर की सीट के पीछे बने हुए एक छोटे से कैबिन पर मेरी नजर पड़ी। वहां पर एक बिस्तर बिछा हुआ था। मैं समझ गई कि मैं यह उसी ट्रक में घुस गई ड्राइवर तो के मैंने लिए देखा रास्ते में कि आराम उसके करने की पीछे खातिर दीवार पर बनाया एक गया छोटा है। सा दरवाजा बना हुआ था। मैंने उसे खोल के यह ट्रक का पिछला हिस्सा है जहां से सामान लोड किया जाता है। वहां कपड़ों के बड़े बड़े से बॉक्स थे और उनके बीच में थोड़े बहुत जगह मौजूद थी। मैंने कुछ ही पलों में फैसला क्योंकि अगर मैं किया कैबिन में रहती और उन कपड़ों की तो ट्रक बॉक्स के ड्राइवर बीच में वहां से घुस गई। पीछे झंकार मुझे देख सकता था। मैंने दरवाजे को बस इतना सा ही बंद किया था जहां से सांस लेने के लिए हवा आती रहे, और अपने बैग से पेन निकालकर दरवाजे की झिड़ी में फंसा दी ताकि झटके से दरवाजा बंद न हो। मुझे अभी वहां पर दबाकर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजारी थी कि वह ट्रक ड्राइवर अंदर आ गया और ट्रक को स्टार्ट करके उसने सफर शुरू किया। मैं अपनी जगह सहमत थी। मैं बैठी रही। इतनी देर में उस इंसान को किसी का फोन आया तो उसकी बातों से अंदाजा हुआ कि मेरा ख्याल सही था। जहां पर मैंने जाना वह था बड़े शहर अब जा मैं रहा दब है। कर वहीं पर बैठी रही और उस इंसान ने ट्रक स्टार्ट करके बाहर निकल लिया। रास्ते में काफी लंबा सफर था। रास्ते में एक जगह रुककर उसने एक ढाबे पर चाय भी पी थी। खाने पीने का कुछ सामान वह पैक करा कर ले आया। बचा हुआ और खाना ट्रक पर उसने बैठे कैबिन में बैठे रख ही दिया। खाने लगा। अभी तक उसको पिछला दरवाजा चेक करने का ख्याल नहीं आया। खाना देखकर मेरी भी भूख चमक उठी थी, क्योंकि मैं भी बहुत देर से कुछ नहीं खाया था और लगातार भाग रही थी। लेकिन मैं वह बचा हुआ खाना उठा नहीं सकती थी, क्योंकि उस इंसान को पूरा शक हो जाता। मैं भगवान को याद करते हुए वहीं बैठी रही। अब ट्रक शहर से निकलकर हाईवे पर दौड़ रहा था। मैं दरवाजे पर मौजूद एक होल था, उसी से झांक कर देख रही थी कि उस बड़े शहर के आने के आसार नजर आ रहे थे। तभी शहर के करीब आने की वजह से ट्रैफिक उसने एकदम किसी से एक ज्यादा जगह बढ़ पर गई। ट्रक को रोकने के लिए जोर से ब्रेक लगा दिया तो मैं जो होले से आंख लगाए बाहर के मंजर को देखने में बीजी थी। मुझे जोर से झटका लगा और मेरे गले से एक चीख निकल गई। मेरे वजन से दरवाजा खुला। मैं लुढ़कती हुई मेरी कैबिन में चीख आ गई। सुनकर वह इंसान भी परेशान हो गया और एकदम से ट्रक को साइड में करते हुए उठकर पिछले केबल में आया और लाइट चालू किया। मुझे देखकर वह हैरान और फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। वह मुझसे पूछने लगा, तुम कौन हो? ट्रक में कैसे आए? कहने लगी। मैं उसके पांव पकड़ भगवान लिया। के लिए मुझे यहां से निकलने को मत कहना। यह कहकर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। मैंने अपनी पहचान बताने के लिए उसे अपने बैंक से सारे पेपर्स निकाल कर दिखा दिए, जिसमें मेरा एक पहचान पत्र, मेरा आधार कार्ड भी रखा हुआ था। मेरे सारे पेपर उसकी आंखों देखने से के बाद आंसू बहने वह लगे थे। इंसान हक्का बक्का मैं रह गया। एकदम से हैरान परेशान खड़ी थी कि आखिर मेरे पेपर्स देकर ऐसे क्यों रो रहा है। तभी उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा और कहने लगा, हर्षाली दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं? तभी उसने मैं अपना हैरत से आधार उसकी तरफ कार्ड मेरे देख रही सामने थी। रख दिया और मेरा आधार कार्ड देकर जो हाल उसका हुआ था वही मेरा हुआ। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी और फिर जब मैं उसे गौर से देखा तो मैं एकदम से ही उसे पहचान गई, जिसे मेरे बाप यह ने तो मेरा जबरदस्ती छोटा अपने भाई पास था। रख लिया था। मैं इस अचानक हुए हादसे से शोक की कैफियत में थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जब उसके कदमों में गिरी हुई थी, उसने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर उठाया और मेरा सर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा। फिर उसने भी मुझे अपनी भगवान जिंदगी की बहुत पूरी बड़ा है। कहानी सुनाई कि मेरा वह जालिम आप कब का मर चुका है और उसकी जिंदगी खत्म होने के बाद मेरे भाई ने ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू कर दिया। यह ट्रक भी उसका अपना था और उसके लिए उसने कोई ड्राइवर नहीं रखा था।
क्योंकि उसे उसने बचपन अपने से ही बाप से मेहनत मिलने का वाली शौक था। जायदाद का कुछ हिस्सा बेचकर यह ट्रक लिया था और उसे चल रहा था। अब इसी बड़े शहर में ही रहता है और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। मैं भगवान के इस चमत्कार पर हैरान थी कि वह कैसे लोगों को अपनों से मिला देता है। उसके बाद मेरा की भाई कहानी मुझे बहुत अपने छोटी साथ है ले गया और बाकी जायदाद उसने मेरे नाम कर दिया और कहने लगा, ये तुम्हारा हक है, इसे लेने से तुम मना नहीं करोगी। मेरे बाप ने मेरे भाई को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया था, जिसकी वजह से उसे ये ट्रक ड्राइविंग का काम करना पड़ा था। भाई ने और खुशी आज खुशी मैं एक मुझे जॉब सरकारी की स्कूल में इजाजत पढ़ा दे दी रही थी। हूँ। भाई की मोहब्बत क्या होती है, मैंने यह अपने भाई के साथ जाना। मेरी छोटी छोटी तकलीफ पर तड़प उठता है। मुझे अपनी हथेली का छाला बनाकर रखना है, वह भी शायद मोहब्बतें का तरस हुआ है। अकेले ही जिंदगी गुजारी हम है। दोनों बहन भाई मैं भी एक उसे दूसरे को भरपूर बहन पाकर का प्यार बहुत दे खुश रही थे। हूँ। भाई ने मेरी शादी भी करवा दी है। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और आज मेरे भाई की शादी है और मैं सोच रही हूँ कि अपने पति से कहूँ कि मुझे अब भी भाई के साथ ही रहना है। मेरा भाई बहुत अच्छा है और इसी तरह मेरा पति भी बहुत अच्छा है। आज तक मेरा भाई मेरे साथ रहता आया है। मैं चाहती हूँ जब भाई की शादी हो जाए तब भी हम सब लोग साथ में मिलकर रहे। मेरे पति ने मेरी बात मान ली है। मैंने भाई से भी कहा कि भाई, जब आपकी शादी हो जाएगी तब हम सब मिलकर एक ही और घर में ऐसा ही रहेंगे। हुआ। शादी के बाद भाई भाभी, मैं और मेरा पति एक ही घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।